को इस मुश्किल वक्त से अब निकालेगा। और ये हमेशा याद रखें कि हम अब तक ये उम्मीद लगा के रहते थे जी कि चलें जी, पॉलिटिशियंस ने बुरा किया तो एस्टैब्लिशमेंट आ जाएगी और वो बचा लेगी। इस वक्त जिधर हम खड़े हैं उसमें एक आदमी जिसके पास बड़ी ताकत थी, जनरल बाजवा, उसका बहुत बड़ा हाथ है, बल्कि उसी का हाथ है जो आज हम यहां खड़े हैं। और मैं फिर से, मैं क्योंकि बार बार अपनी कौम को ये बताना चाहता हूं कि मैंने उसको बताया भी था और मैंने शौकत तरीन को भी भेजा उसको समझाएं कि अगर आपने हुकूमत को, हमारी हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया, जो बड़ी मुश्किलों से एक बैंकरप्ट मुल्क था जो हमें मिला था, आज वो कोई अखबार में इश्तिहार आया हुआ है जी कि उन्होंने डिफॉल्ट से बचा लिया पाकिस्तान को। ये अभी असद उमर ने मेरे से पहले आपसे बातचीत की थी। असद उमर फाइनेंस मिनिस्टर थे जब हमारी गवर्नमेंट आई 2018 में। जरा असद उमर से बाद में पूछें कि हमारे ऊपर क्या गुजर रही थी जब हमें पता चला सिर्फ $8 अरब के हमारे पास रिजर्व्स रह गए थे। यही इसाक डार ने सारा पैसा एक डॉलर को सिर्फ मसनूई तौर पे कंट्रोल करने में इसने हमारे अरबों डॉलर के रिजर्व्स गायब कर दिए। और वो टाइम था जब जो तेल इंटरनेशनल मार्केट में वो आज के मुकाबले में सबसे कम था। इनको इसकी खुशकिस्मती नून लीग की ये थी कि इनके दौर में तेल सबसे कम था। हमारे दौर में तो वो कोरोना के बाद सुपर साइकिल आ गया कमोडिटी का, ऊपर चला गया। मैं इसलिए ही आपको बातें बता रहा हूं कि आपको बैकग्राउंड पता चलनी चाहिए कि ये हुकूमत जो है, ये जो पीडीएम है, ये इनकी सारी जो तरक्की होती है वो इश्तिहारों में होती है, प्रोपेगेंडा में होती है, सहाफियों को पैसा खिला के होती है, मीडिया हाउसेस को साथ मिला के होती है, ग्राउंड पे नहीं होती। क्योंकि अगर होती ही तो जो इनको हुकूमत मिली थी, जो हम छोड़ के गए थे, तो आज ये हाल ना होता कि सारी दुनिया के सामने बेकारियों की तरह फिर रहे हैं और मुल्क डिफॉल्ट के करीब है और पैसे मांगते फिर रहे हैं। ये ना होता, क्योंकि हमारे, फिर से इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में पढ़ ले, हमारे सबसे बेहतर इंडिकेटर्स थे। पाकिस्तान की तारीख में वो हमने अचीव किया था जो किसी और गवर्नमेंट ने नहीं किया। रिकॉर्ड हमने एक्सपोर्ट्स और जो भी एक्सपोर्ट्स, टैक्स कलेक्शन, रेमिटेंसेस, सर्विस सेक्टर की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स हमारे दौर में हुई। और ज़राअत जो कि मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, जो किसानों से पूछेंगे किसानों के क्या हालात थे और आज क्या हालात हैं, तो उधर से इन्होंने मुल्क का जो आज खड़ा किया तबाही के किनारे पे। ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि हमें अब सबको मिलकर अब जद्दोजहद करके इस मुल्क को निकालना है इधर से। और मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि हम ही वो पार्टी है। हम अब पूरी एक तैयारी कर रहे हैं। हम अपनी इकोनॉमी के ऊपर पूरा, हमने एक वाइट पेपर तो इनका बताया है, और अपना हम अब बैठ के बकायदा वॉर गेमिंग कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को कैसे निकालना है। वो कौन कौन से अब इनकलाबी हमें कदम उठाने पड़ेंगे कि अपने मुल्क को इस दलदल से निकालेंगे। और मैं अभी भी आपको कहता हूं, अगर कोई इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जमात अगर कोई भी निकाल सकती है, कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप नहीं निकाल सकता, वो सिर्फ एक जमात है, वो है तहरीक इंसाफ। और वो कैसे निकालेगी? सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे तो इस मुल्क के अंदर एक गवर्नमेंट आएगी। अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना की गई, मुझे खौफ यह है कि हमारी बदकिस्मती से एस्टेब्लिशमेंट ने माजी से सबक नहीं सीखे। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, आज हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग देख रहे हैं होते हुए। एमक्यूएम को इकट्ठा करना, बैप को पीपल्स पार्टी में धकेलना बलूचिस्तान में, साउथ पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को वो कॉल करके इनके आदमी कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी को मजबूत करें। यहां पंजाब के अंदर नून लीग की हुकूमत लेके आए, वो जो नून लीग ने मुल्क का बेड़ागर्क कर दिया, वो अब उसको पंजाब में लाना चाहते हैं। केपी के अंदर और गेम चल रही है कि कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ को किसी तरह कमजोर किया जाए, कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाए, जिसका मुझे अभी मकसद ही नहीं समझ आ रहा।
عقل تو یہ کہتی ہے کہ ایک سٹرونگ گورنمنٹ چاہیے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے. اگر یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے کمزور سا سیٹ اپ لے کے آنا ہے تو وہ تو ویسے ہی ملک کو سنبھال نہیں سکتا. کیونکہ جو بزنس کمیونٹی ہے, جو سرمایہ کار ہیں, جو انویسٹرز ہیں, جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں, جو پاکستان کے باہر ہیں, جنہوں نے پاکستان میں جب تک وہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, جب تک بزنس کمیونٹی کا اعتماد نہیں بحال ہوگا, تو پاکستان تو کیا بھیک مانگ کے تو نہیں نکل سکتا نا اس میں سے. اور میں پھر سے کہہ دوں, جن سے ہم بھیک مانگ رہے ہیں انہوں نے ایک بہت بھاری قیمت پاکستان سے مانگنی ہے بیل آؤٹ کرنے کے لیے. وہ بڑی قیمت وہ پاکستان کی سلامتی کے اوپر, اس کے اوپر ہم کمپرومائز کر کے وہ قیمت دیں گے ان کو. ملک کا مستقبل خطرے میں ڈال کے وہ جو قیمت مانگ رہے ہیں وہ دینی پڑے گی. لہذا ایک ہی طریقہ ہے, ایک مضبوط اور گورنمنٹ آئے جس کو لوگوں کو اور بزنس کمیونٹی کو اعتماد ہو کہ 5 سال کے لیے آئی ہے. اس کے بعد وہ انقلابی سٹیپس لے, وہ سٹرکچرنگ کرے پاکستان کی, وہ سرجری کرے پاکستان کی, جو کوئی کمزور حکومت نہیں کر سکتی. وہ یہ جو ریلو کٹے آئے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے, یہ نہیں کر سکتے. ان کو تو سارا وقت ڈر ہے. ان کا تو سب کو پتا چل گیا نا کہ مقصد کیا تھا, اپنی چوری کو چھپانا. پہلے یہ ملک کی تباہی کرتے ہیں پاکستان سے پیسہ چوری کر کے, پھر اس کی تباہی کرتے ہیں وہ ملک سے باہر منی لانڈرنگ کر کے, بڑے بڑے محلات اور بزنسز اور گھر لے کے, اور پھر تباہی کرتے ہیں اس چوری کو این آر او دلوانے کے لیے, ملک کو بچانے کے لیے. جو انہوں نے ابھی نیب امینڈمنٹس کیے ہیں, انہوں نے دروازے کھول دیے وائٹ کالر کرائم کے. اپنی چوری بچانے کے لیے انہوں نے کرپشن کو لائسنس دے دیا ہے, چھوٹی چوری کو نہیں. وہ جو پٹواری لیول کی چوری یا تھانے دار لیول کی چوری, وہ نہیں. وہ تو لوگوں کو تنگ کرتی ہے, لیکن وہ ملک کو تباہ نہیں کرتی. ملک کو تباہ کرتی ہے وائٹ کالر کرائم. جب پرائم منسٹر ملک سے پیسہ چوری کرتا ہے, جب اس کے وزیر چوری کرتے ہیں, جس کو کہتے ہیں کرونی کیپٹلزم, کہ وہ وزیر اور پرائم منسٹر بڑے بڑے سرمایہ کاروں یا بزنس مین سے مل کے جب چوری کرتے ہیں اور وہ ملک سے پھر چوری کر کے پیسہ باہر بھجواتے ہیں, ایسے ملک تباہ ہوتے ہیں. یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. یہ آج اگر آپ ساری دنیا کی ڈیولپنگ ورلڈ دیکھ لیں, ڈیولپنگ ورلڈ کا مطلب جدھر غربت ہے, وہ ساری دنیا کے ان ملکوں میں جدھر غربت ہے وہاں سب اس طرح کی چوری ہو رہی ہے. وائٹ کالر کرائم پکڑی نہیں جاتی وہاں, وہ پیسہ چوری کر کے باہر بھیجتے ہیں آف شور بینک اکاؤنٹس میں, لندن جیسے بڑے بڑے مے فیئر کے فلیٹس میں, ون ہائیڈ پارک جدھر کو کچھ 10 ارب روپے کا جناب شریف خاندان کے بیٹے کے گھر میں رہتا ہے. یہ چوری تباہ کرتی ہے قوموں کو. ڈالر کم ہوتے ہیں, روپے کی قیمت گرتی ہے, روپے کی قیمت گرتی ہے, مہنگائی آتی ہے, غربت بڑھتی ہے. جب آپ کا روپیہ گرنا شروع ہوتا ہے کوئی انویسٹ نہیں کرتا, وہ پیسے لوگ سارے ڈالروں میں رکھنے شروع ہو جاتے ہیں, ڈالرائزیشن آف اکانومی ہو جاتی ہے, انویسٹمنٹ رک جاتی ہے, بے روزگاری بڑھ جاتی ہے, مہنگائی بڑھ جاتی ہے, جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ جو وقت ہے, یہ وقت ہے جدوجہد کرنے کا. ہم ایک پرامن انقلاب بیلٹ باکس کے ذریعے لانا چاہتے ہیں. میں ساری ان قوتوں کو کہہ رہا ہوں جن کے پاس اس وقت طاقت ہے, میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ آج سب مل کے, سارے اداروں کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. ہم اب سری لنکا سچویشن کے پہلے تو جب میں نے بات کی تھی 1 جون کے اندر ایک انٹرویو دیا تھا میں نے سبی ابراہیم کو, تو مجھے کہا تھا غدار ہے یہ. آج ساری دنیا وہ باتیں کر رہی ہے کہ ہم جا رہے ہیں ادھر جدھر سری لنکا کا مطلب یہ کہ لوگوں نے سڑکوں پہ اب آ جانا ہے. آٹے کی قیمت جدھر چلی گئی ہے اور آٹا مل نہیں رہا, وہ جو بیچارہ ایک آدمی کل آٹے کی لائن میں کھڑا ہو کے اپنی جان کھو بیٹھا ہے, یہ اب آگے مزید اور بڑھنے والا ہے.
लोगों को खाना जिस रेट आटा की कीमत गई है, हमें सबसे सवाल पूछना चाहिए कौन सी क़यामत आ गई पाकिस्तान में कि क्या अप्रैल में क्या था, मार्च में पाकिस्तान किधर खड़ा था और आज किधर खड़ा है? क्या हुआ है? हम सबसे मुश्किल तो तेल की कीमतें थी ना, तेल ऊपर चला गया था। हमारे दौर में 70-80 अरब डॉलर से तेल की कीमत चली गई थी 110-115 डॉलर तक। मुश्किल तो हमें वहां पड़ी हुई थी, अब तो तेल नीचे आ गया है। तो क्या ये वजह है कि आज पाकिस्तान में कीमतें भी आसमानों पे चले गई हैं, रुपया भी गिर गया है, इंडस्ट्री भी बंद हो रही है? आज 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है पाकिस्तान में और बढ़ती जा रही है। आज कोई मुझे समझाएं कि क्या वजह है कि पाकिस्तानी दिल मायूस होकर मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। 7.5 लाख पाकिस्तानी छोड़ के मुल्क चले गए हैं। उम्मीद खत्म हो गई है। वो जब इन लोगों की शक्लें देखते हैं और देखते हैं कि बदकिस्मती से हमारे ताकतवर हल्के भी इनके साथ खड़े हैं, लोग तो मायूस हो गए हैं पाकिस्तान से। तो ये वक्त है, ये मैं सारे इदारों को कह रहा हूं कि ये वक्त है मुल्क को संभालने का। ये सबके हाथ से निकलने वाला है और ये संभालेगी एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी जड़ें हैं सारे पाकिस्तान में, जो कि फेडरल लेवल के ऊपर वाहिद एक पॉलिटिकल पार्टी है जो मुल्क को इकट्ठा रख सकती है। हमारे दुश्मनों का एजेंडा पूरा हो रहा है। ये तो हुकूमत ऐसे आई है, ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है, ये तो ऐसे आई है कि एक एजेंडा पे आई है मुल्क को तबाह करने के लिए और मुल्क को अपने घुटनों पे करने के लिए, ताकि हम कमजोर हों और फिर हम जो बैरूनी एजेंडा चाहता है, हमारे दुश्मन चाहते हैं कि कमजोर पाकिस्तान को टुकड़ों में कर दे, ये तो उस तरफ जा रहे हैं हम। ये है वक्त एक्शन लेने का। एक्शन क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। कोई हम किसी से मदद नहीं मांग रहे, हम कोई किसी की सपोर्ट नहीं चाह रहे, हम सिर्फ जमहूरियत चाह रहे हैं इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने की। ये सिर्फ हमारी डिमांड है पाकिस्तान में, अब नहीं। जब से मेरी गवर्नमेंट, बल्कि जब ये साजिश हो रही थी, मैंने तभी इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे। हमें इलेक्शंस चाहिए। इलेक्शन से एक ही तरीका है। मैं आज चैलेंज करता हूं, किसी तबके से आज पूछ ले कि जनाब हम कैसे निकलेंगे इसमें से, इस दलदल में से कैसे निकलेंगे? हर अक्लमंद इंसान एक ही बात करेगा, साफ और शफाफ इलेक्शन। और कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग खुदा के वास्ते ना करें। ये जो हमारे मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है, पीछे उठा के देखें कितना नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान को। शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए लॉन्ग टर्म डिजास्टर हुआ इसका। तो मैं आखिर में अपनी कराची की ख्वातीन को कहना चाहता हूं, अब ये आपके लिए पॉलिटिक्स नहीं है, ये जहाद है। आप असल में मुल्क के लिए, अब अपनी कौम के लिए निकल रहे हैं। आप अपनी जात के लिए नहीं निकल रहे हैं, ओहदों के लिए नहीं निकल रहे हैं, वजारतों के लिए नहीं निकल रहे हैं। आप अपने मुल्क को बचाने के लिए निकल रहे हैं। ऐसे हालात मैंने कभी पाकिस्तान में ऐसे हालात नहीं देखे थे। सिर्फ जब हमारा मुल्क टूटा था तो मुझे तब याद है कि इस तरह का हमें खौफ था। ये उसके बाद इतना बड़ा क्राइसिस आ चुका है और ये जितनी देर ये ऊपर बैठे रहेंगे, ये क्राइसिस मजीद बढ़ता जाएगा। कोई किसी के पास हल नहीं है। इन्होंने हर महीने पाकिस्तान नीचे गया है। ये जब से आए हैं, अब से तब से आप देख लें, हर इकोनॉमिक इंडिकेटर नीचे जा रहा है और ये समझ रहे हैं कि इश्तिहार दे के शायद निकलाए। अब वो इश्तिहारों का भी वक्त चला गया है। अब सोशल मीडिया आ गया है, सियासी शऊर आ गया लोगों में। हर चीज आप कोई चीज स्टेटमेंट देते हैं, आधे घंटे के अंदर सोशल मीडिया उसको बेनकाब करके रख देता है। तो आपके लिए जहाद है, ये टाइम है कि आपने डोर टू डोर जाना है। मैं ख्वातीन को खास तौर पे कह रहा हूं क्योंकि इस वक्त मैंने देखा है कि जो हमारा बाय इलेक्शन हुआ है, इसमें हम इसके बावजूद बाय इलेक्शंस में कि सारी पार्टीज एक टिकट पे लड़ी, इलेक्शन कमीशन ने इतनी बेशर्मी से इनकी मदद की, एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी हुई और सिर्फ हम कैसे जीते कि पाकिस्तानी कौम निकलाई वोट डालने के लिए।
انہوں نے ہمارے ووٹس بھی باہر پھینکے جو حلقوں سے، کوشش کی کہ ہمارے ووٹس باہر پھینک دیں، فیملیز کے ووٹ توڑے، سب کچھ کیا انہوں نے. لیکن جو ہم نے آخر میں اسیس کیا، کبھی اس طرح خواتین نہیں نکلی تھی ووٹ ڈالنے میں جو اس باری نکلی ہیں. اور میں اصل میں کہوں گا کہ ہمیں خواتین کی ووٹ نے اصل میں ہمیں یہ سارے جو 75% بائی الیکشن ہم جیتے ہیں انہوں نے ہمیں جتائے ہیں. اس لیے آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے. آپ کا ملک ہے، آپ کی فیملیز ہیں، آپ کا مستقبل ہے. آپ نے اب مل کے ہمارے ساتھ اس ملک کی خواتین اور مردوں نے اور بچوں نے اور سٹوڈنٹس نے اور نوجوانوں نے مل کے اب انشاءاللہ پاکستان کو اس بحران سے نکالنا ہے. پاکستان